हेलो एवरीवन, दिस इज विनय शर्मा। इसके पहले हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस कर रखी है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। अब जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच हिंडर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई मटेरियल का अगर प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, उसे ही हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हम ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात। अब हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं कि किस टाइप का रेजिस्टेंस है वो। प्रैक्टिकली समझते हैं किस टाइप का रेजिस्टेंस है वो। तो अगर उस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पर आपको एक कंडक्टर दिखेगा। उस कंडक्टर को जब भी हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी का क्या फंक्शन होता है ना, बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है और इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं दैट रेस्पॉन्ड्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ भागती है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज होने के कारण से वो फील्ड के अगेंस्ट भागती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसी दौरान वो रास्ते में अपने अड़ोस पड़ोस के इलेक्ट्रॉन से उसके चांसेस होती है रिपल्सन की, कर्नल्स के साथ टकरा भी सकती हैं। तो ये जो टकराहट होती है इलेक्ट्रॉन्स के कर्नल के साथ, जिससे उनकी स्पीड जो होती थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, जिससे यही जो मतलब टकराहट के कारण से, कोलिजन के कारण से उसके नेचुरल फ्लो में रुक जाता है। उसका नेचुरल फ्लो मतलब एक्सेलरेटेड मोशन थोड़ा स्लो हो जाता है। इसी स्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की जो प्रोसेस वहां पे चल रही है, जो रुक रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। एक कंडक्टर की अगर आप बात करें तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाई जाती है। हर एक कंडक्टर्स का प्रॉपर्टी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मे कोलाइड विद कर्नल्स एंड नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट हैम्पर्ड। ये लाइन यही कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करता है ऑन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो आपस में कर्नल के साथ वो कोलाइड कर सकता है, जिससे उसका नेचुरल फ्लो जो है रुक जाता है। इसी को हम सिंपली रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल कहते हैं। अगर आप मैथमेटिकली बात करते हैं तो मैथमेटिकली R इज इक्वल टू क्या होता है, ml बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। बहुत सारे टर्म है यहां पर। तो सबसे पहला टर्म है आपका m। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस इक्वेशन को लिखेंगे तो लिख सकते हैं m बाय एन ई स्क्वायर टाउ एक तरफ, l बाय एक तरफ। जो m बाय एन ई स्क्वायर टाउ है, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोलते हैं। और इस पूरे इसी जो फॉर्मूला को अगर आप मॉडिफाई करके लिखो तो m बाय एन स्क्वायर टाउ के जगह हम रो भी लिख सकते हैं। तो जो फॉर्मूला हमारा बन के आता है वो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए बन के आता है। अब हम सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन सा वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L is the length of the conductor, A is the area of cross section of the conductor, E is the charge over the electron, N is the number of electron per unit volume और tau is the relaxation time। तो ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस भी एक कांस्टेंट टाइप का चीज है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप मास ले लो इलेक्ट्रॉन का, ये कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, और किसी भी मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अवेलेबल है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां पे वो रिलैक्सेशन टाइम की बात है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है तो वो एक कर्नल से टकराया और फिर थोड़ा सा फिर आगे बढ़ा, फिर एक कर्नल से टकराया। दो कर्नल के बीच टकराने में जो समय लगता है इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, और ये पूरे टेम्परेचर बेस्ड होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तो टाउ में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। तो अब हम बात करते हैं कुछ मटेरियल्स का, जैसे कि आप सिल्वर ले लो। तो अगर आप
सिल्वर ले लेते हैं, तो सिल्वर का ऐसा माना जाता है कि लीस्ट रेजिस्टेंस होता है। अगर आप टेफ्लॉन की बात करें तो वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस वाला मटेरियल होता है। अब हम जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको लेकर हम एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर लेंथ एल इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। तो एक वायर है, शुरू में उसका रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम कांस्टेंट रूल, क्या कहता है वॉल्यूम कांस्टेंट रूल, कि अगर आप किसी चीज को खींचते हो, पीटते हो, लंबा करते हो, खींचते हो या काटते हो तो उसका वॉल्यूम हैम्पर नहीं होता है, उसका वॉल्यूम हैम्पर नहीं होता है। तो हम ये इस क्वेश्चन पे वॉल्यूम कांस्टेंट रूल लगा सकते हैं। क्या कहता है वॉल्यूम कांस्टेंट रूल, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, मतलब इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, एरिया A था, लेंथ L था। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H होता है। तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, तो पाई आर स्क्वायर को हम A मान लिए हैं और H यानी कि हाइट वो लेंथ है, इसलिए AL भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो AL A1 L1 इक्वल टू A2, शुरू में एरिया इंटू लेंथ था वॉल्यूम, बाद में एरिया खींचने के बाद क्या होता है, कोई चीज अगर आप पुल कर देते हैं तो उसका एरिया रिड्यूस हो जाता है। तो हम मान लेते हैं वो A2 है और जो 3 गुना खींच दिए हैं इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट फॉर्मूला में 3L हो जाएगा। यहाँ से A2 का वैल्यू आता है A/3। आर न्यू सेकंड इक्वेशन हम लाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए दोबारा लगाएंगे, रो एल 3L हो गया खींचने के बाद, और एरिया A2 का यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज A/3। तो आ जाएगा फाइनल आंसर रो 9L/A। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पे आर न्यू बाई आर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 रो एल बाई ए बाई रो एल कट जाएगा, ए कट जाएगा, और फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वो आर न्यू और 9R के बराबर आएगा। मतलब ये ऐसे एक कन्वेंशनल मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर एक शॉर्ट ट्रिक अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आंसर आपका जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा 3 गुना खींचने के बाद वो हो जाएगा 9R के बराबर हो जाएगा। और जो न्यू रेजिस्टेंस जो अगर आप इसी तरीके से अगर ये इतना बड़ा फॉर्मूला के जगह अगर आप शॉर्टकट लगाओगे तो वो कैसे बनाओगे, वो भी बहुत ईजी है। तो उसका फॉर्मूला होता है आर न्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू आर, वेयर आर इज द ओल्डर रेजिस्टेंस। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू डिपेंड करता है फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ पे। फाइनल लेंथ 3 गुना हो गया था और इनिशियल लेंथ एल था, तो स्क्वायर कर दो तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और डायरेक्ट इस रिजल्ट से हम 9 आंसर निकाल सकते हैं इससे। एक और क्वेश्चन हम लाने की कोशिश ट्राई करता हूँ, एक और क्वेश्चन। तो वो ट्रिक आप यूज कर सकते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए और ये बोर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 2% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि शुरू में कोई एक कंडक्टर ले लेते हैं, मटेरियल इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाई ए, और हम उसका 2% लंबाई बढ़ा दिए, तो न्यू लेंथ हो जाएगा L प्लस 2% ऑफ L। मतलब 2% बढ़ाने के बाद जो इनिशियल लेंथ था वो तो था ही, और 2% और बढ़ा दिए, तो टोटल लेंथ हो जाएगा L प्लस 2% ऑफ L। तो इसको कैलकुलेट परसेंट को जब भी हम लोग खोलते हैं तो डिवाइड में 100 आ जाता है, तो 2/100 प्लस L, 2L/100 प्लस L, तो 102/L, ये हो जाएगा न्यू लेंथ। ये वाला जो आपका आया है वो न्यू लेंथ आएगा। अब उसके बाद हम लोग न्यू एरिया कैलकुलेट करेंगे। न्यू एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अगर आप न्यू एरिया निकालने जा रहे हैं तो वो भी आपका निकल जाएगा, तो उससे हम A डैश निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे ना, उसमें हम फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रूल लगाएंगे। तो इनिशियल एरिया मतलब इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम एरिया A था, लेंथ L था, बाद में एरिया मान लेते हैं A डैश हो गया है, और जो नया लेंथ बन के आया था वो 102L/100 था। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रूल लगाने के बाद जो A डैश आता है वो 100A/102 आता है। उसके बाद क्या करते हैं ना, R1 का वैल्यू आपको पता ही है रो एल बाई है, R2 का वैल्यू आप लिखिए वो भी रो एल बाई 2। रो एल मतलब न्यू लेंथ कितना हो गया 102L/100 और A 100A/102। तो अब हम क्या करेंगे ना, रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज कितना होता है। तो परसेंटेज चेंज के लिए कुछ एक रूल फॉलो करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे R2/R1 करेंगे और उसको -1 कर देंगे, जिससे चेंज बाय इनिशियल आ जाएगा, और उसको 100 से इंटू कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। हमें कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए, एफर्ट को कम करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया है।
तो क्या करा गया, R2/R1 करने पर कुछ ऐसा कट के वेरिएबल आता है 102 का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, LA बाय मतलब सारा कट के लगभग 102 का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर आता है। फिर उसके बाद दोनों साइड अगर -1 अगर आप कर देते हैं तो दोनों साइड -1 का मतलब है अगर आप इधर भी -1 करोगे इधर भी -1 करेंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन चेंज नहीं होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर करा जाए तो 102 का स्क्वायर आप लिखिए और 100 का स्क्वायर लिखिए और उसको -1 कर दीजिए, तो जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा आपका 404 बाय 10,000 आएगा। और परसेंटेज के लिए दोनों साइड 100 से गुना कर दीजिए, तो फाइनल जो रिजल्ट बन के आता है वो 4.08% होता है। मतलब अगर आप 2% किसी वायर को खींच दोगे तो जो नया रेजिस्टेंस जो होगा जो कि बढ़ जाएगा वो 4% बढ़ जाएगा, आपका 4.04% रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इतना परसेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ओल्डर वन का। एक फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे क्लियर करते हैं। एक क्यूब दिया गया है जिसकी साइड लेंथ L है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों L है, तो उसका रेजिस्टेंस निकालना है। और अगर वो आपका करंट अगर उसके एक फेस से क्रॉस हो रहा है और दूसरे फेस में निकल रहा है तो कैसे निकालेंगे R की वैल्यू। तो हमको पता है कि R इक्वल टू रो L बाई A होता है, तो यहाँ रो तो रो ही रह गया, L जो है वो L कौन सा लेते हैं, L लेते हैं जिस एरिया से करंट मूव करता है। तो इस फेस से निकल के उस फेस में जा रहा है तो L की वैल्यू L ही हो जाएगी और एरिया जो हो जाएगी क्रॉस सेक्शन वो L स्क्वायर, तो फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा रो बाय L हो जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स द एंटायर लेक्चर। थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन कर्नल से टकराया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कर्नल से टकराया, तो इन दोनों कर्नल से टकराने के बीच का जो टाइम है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये पूरी टेम्परेचर बेस्ड है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, जैसे कि ये फॉर्मूला में अगर आप टाउ की वैल्यू बढ़ा दोगे तो R घट जाएगा और अगर आप टाउ की वैल्यू घटा दोगे तो R बढ़ जाएगा। तो आपको ये टाउ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले कर सकता है। और इतना कंसेप्ट काफ़ी है क्लास 10th के बेसिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।